दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी आजादी के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उस समय के डॉन्स अपनी रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के सपोर्ट पे डिपेंड करते थे और इन डॉन्स में 3 सबसे पावरफुल हुआ करते थे, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदाराजन मुदालियर। इन तीनों डॉन्स ने 1940 से 1980s तक मुंबई अंडरवर्ल्ड को अपने कब्जे में रखा। बॉम्बे डॉक्स में ऑपरेट करने वाले करीम लाला और उसके फैमिली मेंबर ग्रुप्स को अफगान माफिया या पठान माफिया के नाम से भी जाना जाता था। कारण था कि वो अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस से आए हुए पाश्तून्स थे। हशीश ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन रैकेट्स, एक्सटॉर्शन, इलीगल गैम्बलिंग, गोल्ड स्मगलिंग एक्सेट्रा इनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करते थे। दोस्तों हाजी मस्तान या मस्तान हैदर मिर्जा एक मुंबई बेस्ड तमिल मॉबस्टर था जो मुंबई का पहला सेलिब्रिटी गैंगस्टर बना। मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के एक गांव में हुआ और 8 साल की उम्र में वो अपने फादर के साथ मुंबई आया। कुछ सालों तक क्रॉफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर शॉप में काम करने के बाद मस्तान ने बॉम्बे डॉक्स में एक कुली की तरह काम करना शुरू किया और यहीं से मस्तान के क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत हुई। करीम लाला के साथ मिलकर मस्तान ने क्रिमिनल वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई। मस्तान ने गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के स्मगलिंग से लाखों रुपए कमाए और इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर्स के थ्रू अपने पैसे इन्वेस्ट किए। दोस्तों वरदाराजन मुदालियर, जिसे पॉपुलरली वर्धा भाई के नाम से जाना जाता था, वो एक तमिल मॉबस्टर था। एक कुली की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हुए वरदाराजन मुदालियर ने अवैध शराब बेचकर क्रिमिनल वर्ल्ड में अपना कदम रखा। आगे चलकर वरदाराजन ने हाजी मस्तान के साथ मिलकर डॉग कार्गो चुराना शुरू किया और नार्कोटिक्स ट्रेड में भी अपना हाथ डाले। दोस्तों इन डॉन्स की कहानी में एक नया मोड़ दाऊद इब्राहिम के साथ आया, जिसने मुंबई के पूरे क्राइम सिंडिकेट को पलट कर रख दिया। दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दाऊद इब्राहिम कसकर का जन्म एक कोंकणी फैमिली में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कसकर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और दाऊद का बचपन सेंट्रल मुंबई के डोंगरी एरिया में गुजरा। दाऊद ने अर्ली एज से ही क्रिमिनल लाइफ में अपना नाम बनाना चालू कर दिया था। 19 साल की उम्र में दाऊद ने उस समय के डॉन हाजी मस्तान से भी दुश्मनी मोल लेने की जरूरत की। कारण था हाजी मस्तान द्वारा पठान गैंग के लड़कों से दाऊद गैंग के 2 लड़कों को पिटवाना। बदला लेने के लिए दाऊद ने हाजी मस्तान के पैसे लूटने का प्लान बनाया, लेकिन एक गलत फहमी के कारण हाजी मस्तान के पैसों की जगह मेट्रोपॉलिटन बैंक के पैसे लूट लिए। दोस्तों वो उस दशक की सबसे बड़ी लूट थी। हालांकि इस मोड़ पे पुलिस ने दाऊद और उसके साथियों के खिलाफ कंप्लेन तो लिखी, लेकिन उसी समय मुंबई पुलिस ने दाऊद गैंग को पठान गैंग को खत्म करने में मदद करने का ऑफर भी दिया। यहां से मुंबई अंडरवर्ल्ड की नई कहानी शुरू होती है। 1988 आते आते हाजी मस्तान समेत दूसरे डॉन्स को दाऊद ने अपने क्रिमिनल और ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट और मुंबई पुलिस की मदद से अंडरवर्ल्ड से बाहर कर दिया था। दोस्तों दाऊद के अलावा मुंबई में कुछ और जाने माने क्रिमिनल्स ने अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। इसमें से एक नाम था छोटा राजन। इसके बाद एक क्रिमिनल वर्ल्ड में आए इन डॉन्स ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को क्राइम की नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। जहां मुंबई पुलिस में अपने पहचान की वजह से दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के ऑपरेशंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहा था, वहीं अरुण गावली जैसे गैंगस्टर्स पॉलिटिक्स का रास्ता चुनकर खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे। इस मोड़ पे यूं लगता था जैसे मुंबई अब हमेशा के लिए इन गैंग्स के कंट्रोल में रहने वाली है। जो किस्सा ने देखा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए स्मगलिंग इनकम का एक मेजर सोर्स हुआ करती थी। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक स्मगलिंग उनके फाइनेंस का एक मेजर बैकबोन था। लेकिन 1991 में इंट्रोड्यूस हुए एलपीजी रिफॉर्म्स ने अंडरवर्ल्ड की इस बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो आइटम्स जिन्हें स्मगल कर अंडरवर्ल्ड ह्यूज अर्निंग्स करता था, रिफॉर्म्स के कारण मार्केट में लीगली बिकने लगे और क्राइसिस के कारण उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो ह्यूज अवेलेबिलिटी के कारण पूरी तरह खत्म हो गई। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो देश भर में दंगे हुए और इन दंगों से मुंबई भी बच नहीं पाया। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद मुंबई में जो दंगे हुए वो उसके इतिहास के सबसे ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक थे। महीने भर से ज्यादा चले इन दंगों में मुंबई की आम जनता ने सड़कों पे हर रोज खून बहता देखा। इन राइट्स में मुंबई के स्लम ड्वेलर्स ने सबसे ज्यादा सफर किया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। दाऊद गैंग ने आईएसआई के प्रेशर में इन राइट्स को मुंबई पे अटैक करने का कारण बनाया। पाकिस्तान से स्मगल किए गए बॉम्ब्स और आर्म्स के साथ दाऊद ने टाइगर और याकूब मेमन के साथ मिलकर इन राइट्स के अगेंस्ट मुंबई में कई बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए। साल था 1993। 12 मार्च 1993 को हुए 12 बॉम्ब ब्लास्ट ने मुंबई समेत पूरे देश को हिला दिया। केवल गवर्नमेंट और पब्लिक ही नहीं, खुद मुंबई अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन्स भी इस अटैक से शॉक में थे। दोस्तों हालांकि इन ब्लास्ट के पीछे दाऊद ने मुंबई में हुए राइट्स के तहत मारे गए मुस्लिम्स के बदले का कारण बताया, लेकिन हकीकत में इन ब्लास्ट के रिटर्न में
पाकिस्तान ने दाऊद को स्मगलिंग और नार्कोटिक्स ट्रेड के लिए अपना टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सेस दिया। इन ब्लास्ट से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी पूरी तरह बदल गई। अभी तक जिन माफिया और डॉन्स को क्रिमिनल की नजर से देखा जाता था, वो समाज के अनक्राउडेड रखवाले हुआ करते थे। इन ब्लास्ट ने उन्हें टेररिस्ट बना दिया। मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद और उसके गैंग को मुंबई शहर ने अपना माना था। इस एक डिसीजन ने उसे देश का दुश्मन बना दिया। दोस्तों, इस ब्लास्ट ने गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस को जड़ से हिला दिया था और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस एग्रेशन के साथ अंडरवर्ल्ड के विरुद्ध कार्रवाई की, मुंबई के डॉन्स उसके सामने नहीं टिक पाए। मुंबई पुलिस ने इसके बाद कई रिफॉर्म्स अपनाए और हर एक का मकसद था मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया। दोस्तों, यदि इन सारे इवेंट्स को एक चेन में देखा जाए तो इस बात को समझा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जाने अनजाने में उनके डाउनफॉल का रीजन बनी। पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स का कारण अंडरवर्ल्ड की अर्निंग पे चोट लगी और उनके द्वारा पॉलिटिशियंस को प्रोवाइड की जाने वाली फंडिंग भी रिड्यूस हो गई। जहां इससे पहले फंड्स के कारण पॉलिटिशियंस अंडरवर्ल्ड द्वारा क्रिएट किए गए मेस को इग्नोर कर दिया करते थे, अब उनके पास ऐसा कोई बार्गेनिंग चिप नहीं रहा। और इसके बाद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ने समाज को भी इनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। इन सब के बीच जब अंडरवर्ल्ड ने एक्सटॉर्शन को अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनाया तो इनके टारगेट पे थे बिजनेसमैन, रियल स्टेट बिल्डर्स और नामी गिरामी हस्तियां। जैसे ही अंडरवर्ल्ड ने इन पे अपना जोर बढ़ाया, इन सब ने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल लीडर्स पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार और इन जैसे कई मर्डर्स के कारण पहले से बदनामी झेल रही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाला कि अंडरवर्ल्ड का सफाया अब उनकी मजबूरी बन चुका था। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी अब अंडरवर्ल्ड को इग्नोर करने के लिए कोई कारण नहीं था और साथ ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट एक ऐसा इवेंट था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। साथ ही स्मगलिंग और इलीगल लिकर ट्रेड के बंद होने से पुलिस को सप्लाई किए जाने वाले फंड्स भी रुकने लगे थे। इसके बाद गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने शुरू कर दिए, जिसने मुंबई से अंडरवर्ल्ड के पांव उखाड़ दिए। गवर्नमेंट के एक्शंस के कारण गैंग्स बिखरने लगे, क्रिमिनल्स सरेंडर करने लगे क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते का अंत क्या है। समय के साथ अंडरवर्ल्ड मुंबई की आम जिंदगी से दूर होता गया और लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने में पुलिस कामयाब हुई। इस मोड़ पे ये कहना गलत होगा कि मुंबई की सारे गैंग्स डिसबैंड हो गए तो कोई लोकल डॉन नहीं बचा, लेकिन ये डॉन्स प्रीवियस अंडरवर्ल्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं रहे। इनमें भी ज्यादातर क्रिमिनल्स ने अपना एक दायरा बना लिया और प्रीवियस अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट किए गए मुंबई पुलिस के एक्शन को भूलकर उससे बाहर निकलने की कभी हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस पूरी टर्मोइल में सबसे अहम भूमिका मुंबई पुलिस की रही, जिसने एक्चुअल ग्राउंड्स पे अंडरवर्ल्ड से हेड टू हेड फाइट किया। लेट 1980s और 1990s में दाऊद इब्राहिम गैंग से सामना करते हुए मुंबई पुलिस की डिटेंशन यूनिट चर्चा में आई। दाऊद के अलावा इस यूनिट में अरुण गावली और अमर नाइक गैंग पे भी अपना दबाव बनाया। मुंबई पुलिस की इस यूनिट को एनकाउंटर स्क्वाड भी कहा जाता था। कारण था वास्ट नंबर ऑफ एनकाउंटर्स में इस स्क्वाड का प्रोमिनेंट रोल। जैसे जैसे एनकाउंटर्स बढ़ते गए, इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। इस एनकाउंटर स्क्वाड ने अंडरवर्ल्ड का मोरल डाउन करने में भी अहम भूमिका निभाई। इस स्क्वाड ने उन गैंगस्टर्स के अंदर भी मौत का डर जगाया जो आज तक दूसरों की जिंदगी की अहमियत नहीं समझते थे। रिफॉर्म्स ने पहले के स्मगल किए गए लग्जरी गुड्स को अब आदमी के रीच तक लीगली पहुंचाना चालू कर दिया था। इस चेंज इकोनॉमिक सिचुएशन ने अंडरवर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल कर रख दिया और अंडरवर्ल्ड द्वारा दूसरे सोर्स ऑफ इनकम्स को सिक्योर करने के लिए डेस्परेशन देखा जाने लगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में लिकर प्रोहिबिशन लॉज भी डाइल्यूट होने लगे और महाराष्ट्र से गुजरात के अलग हो जाने के बाद इन लॉज के सपोर्ट में पॉलिटिकल विल भी कम होती चली गई। इसका सीधा इम्पैक्ट अंडरवर्ल्ड द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले इलीगल लिकर ट्रेड पे पड़ा। एक समय पे जिस सोर्स से मुंबई के डॉन्स ह्यूज सम्स अर्न करते थे, लिकर के लीगलाइज होने से उनकी अर्निंग धीरे धीरे रुकने लगी। अपने लॉसेस को कवर करने के लिए क्रिमिनल्स ने पहले से ज्यादा एग्रेसिव एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर्स की ओर अपना रुख कर लिया। पहले जहां ये क्राइम्स एक छोटे रूप में की जाती थी, स्मगलिंग के बंद हो जाने और लिकर के लीगलाइज होने के बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपना सारा ध्यान इन्हीं पे फोकस कर लिया। दोस्तों, फंड क्रंच के चलते अंडरवर्ल्ड ने मुंबई की जनता पे इतना जोर डाला कि पुलिस स्टेशंस में एक दिन के अंदर 30 से ज्यादा केवल एक्सटॉर्शन के कंप्लेंट्स आने लगे। मुंबई जैसे महानगर में तब कोई मर्सिडीज या ऐसी किसी गाड़ी में घूमने वाला शख्स नहीं बचा था जिसे एक्सटॉर्शन के कॉल ना आए हों। मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपना फोकस बिजनेसमैन और बिल्डर क्लास के ऊपर केंद्रित किया। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड का आसान शिकार बनी बॉलीवुड। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स यानी बॉलीवुड से जुड़ा हर वो शख्स जो उन्हें एक्सटॉर्शन पे कर सकता था, मुंबई अंडरवर्ल्ड की नजरों में आ गया था।
दोस्तों इस डोमेन में एक बड़ा इवेंट गुलशन कुमार का मर्डर बना। एक्सटॉर्शन मनी देने से रिफ्यूज करने पे टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार की डी कंपनी के लोगों ने अगस्त 1997 में हत्या कर दी थी। इस मर्डर ने बॉलीवुड समेत पूरे देश को एक बड़ा शॉक दिया, जहां एक और मुंबई अंडरवर्ल्ड और स्पेशली डी कंपनी ने अपनी ओर से ये मैसेज क्लियर कर दिया कि चाहे वो कोई भी हो, उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये इवेंट गवर्नमेंट, पुलिस और बॉलीवुड की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन का कारण बनी। दोस्तों अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल का अगला कारण था कम्युनलिज्म। 1990 से पहले अंडरवर्ल्ड रिलीजियस लाइंस पे कभी नहीं बटा था। हिंदूज मुस्लिम लीडर के अंडर काम करते थे और मुस्लिम्स हिंदूज लीडर के अंडर। एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना और फैमिली लेवल टाइज मुंबई अंडरवर्ल्ड की खासियत थी। इंडिया से भाग निकलने के बाद आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करीब आने पे दाऊद और इसके कारण दूसरे गैंग्स रिलीजियस लाइंस पे बंटने लगे और अंत में अंडरवर्ल्ड में कम्युनलिज्म ने अपने पांव पसार लिए। खुद दाऊद के क्लोज रहे छोटा राजन ने कम्युनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट दाऊद के स्टैंड का रीजन बताकर खुद को डी कंपनी से अलग कर लिया। इसी समय देश के बदलते माहौल के कारण भी मुंबई के लोकल गैंग्स रिलीजन के बेसिस पर बंटने लगे। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो देश भर में दंगे हुए और इन दंगों से मुंबई भी बच नहीं पाया। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद मुंबई में जो दंगे हुए वो उसके इतिहास के सबसे ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक थे। महीने भर से ज्यादा चले इन दंगों में मुंबई की आम जनता ने सड़कों पे हर रोज खून बहता देखा। इन राइट्स में मुंबई के स्लम ड्वेलर्स ने सबसे ज्यादा सफर किया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। दाऊद गैंग ने आईएसआई के प्रेशर में इन राइट्स को मुंबई पे अटैक करने का कारण बनाया। पाकिस्तान से स्मगल किए गए बॉम्ब्स और आर्म्स के साथ दाऊद ने टाइगर और याकूब मेमन के साथ मिलकर इन राइट्स के अगेंस्ट मुंबई में कई बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए। साल था 1993। 12 मार्च 1993 को हुए 12 बॉम्ब ब्लास्ट ने मुंबई समेत पूरे देश को हिला दिया। केवल गवर्नमेंट और पब्लिक ही नहीं, खुद मुंबई अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन्स भी इस अटैक से शॉक में थे। दोस्तों हालांकि इन ब्लास्ट के पीछे दाऊद ने मुंबई में हुए राइट्स के तहत मारे गए मुस्लिम्स के बदले का कारण बताया, लेकिन हकीकत में इन ब्लास्ट के रिटर्न में पाकिस्तान ने दाऊद को स्मगलिंग और नार्कोटिक्स ट्रेड के लिए अपना टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सेस दिया। इन ब्लास्ट से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी पूरी तरह बदल गई। अभी तक जिन माफिया और डॉन्स को क्रिमिनल की नजर से देखा जाता था वो समाज के अनक्राउडेड रखवाले हुआ करते थे। इन ब्लास्ट ने उन्हें टेररिस्ट बना दिया। मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद और उसके गैंग को मुंबई शहर ने अपना माना था। इस एक डिसीजन ने उसे देश का दुश्मन बना दिया। दोस्तों इस ब्लास्ट ने गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस को जड़ से हिला दिया था और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस एग्रेशन के साथ अंडरवर्ल्ड के विरुद्ध कार्रवाई की, मुंबई के डॉन्स उसके सामने नहीं टिक पाए। मुंबई पुलिस ने इसके बाद कई रिफॉर्म्स अपनाए और हर एक का मकसद था मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया। दोस्तों यदि इन सारे इवेंट्स को एक चेन में देखा जाए तो इस बात को समझा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जाने अनजाने में उनके डाउनफॉल का रीजन बनी। पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स का कारण अंडरवर्ल्ड की अर्निंग पे चोट लगी और उनके द्वारा पॉलिटिशियंस को प्रोवाइड की जाने वाली फंडिंग भी रिड्यूस हो गई। जहां इससे पहले फंड्स के कारण पॉलिटिशियंस अंडरवर्ल्ड द्वारा क्रिएट किए गए मेस को इग्नोर कर दिया करते थे और उनके पास ऐसा कोई बार्गेनिंग चिप नहीं रहा। और इसके बाद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ने समाज को भी इनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। इन सब के बीच जब अंडरवर्ल्ड ने एक्सटॉर्शन को अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनाया तो इनके टारगेट पे थे बिजनेसमैन, रियल स्टेट बिल्डर्स और नामी गिरामी हस्तियां। जैसे ही अंडरवर्ल्ड ने इन पे अपना जोर बढ़ाया, इन सब ने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल लीडर्स पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार और इन जैसे कई मर्डर्स के कारण पहले से बदनामी झेल रही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाला कि अंडरवर्ल्ड का सफाया अब उनकी मजबूरी बन चुका था। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी अब अंडरवर्ल्ड को इग्नोर करने के लिए कोई कारण नहीं था और साथ ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट एक ऐसा इवेंट था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। साथ ही स्मगलिंग और इलीगल लिकर ट्रेड के बंद होने से पुलिस को सप्लाई किए जाने वाले फंड्स भी रुकने लगे थे। इसके बाद गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने शुरू कर दिए, जिसने मुंबई से अंडरवर्ल्ड के पांव उखाड़ दिए। गवर्नमेंट के एक्शंस के कारण गैंग्स बिखरने लगे, क्रिमिनल्स सरेंडर करने लगे क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते का अंत क्या है। समय के साथ अंडरवर्ल्ड मुंबई की आम जिंदगी से दूर होता गया और लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने में पुलिस कामयाब हुई। इस मोड पे ये कहना गलत होगा कि मुंबई की सारे गैंग्स डिसबैंड हो गए तो कोई लोकल डॉन नहीं बचा, लेकिन ये डॉन्स प्रीवियस अंडरवर्ल्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं रहे।
इनमें भी ज्यादातर क्रिमिनल्स ने अपना एक दायरा बना लिया और प्रीवियस अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट किए गए मुंबई पुलिस के एक्शन को भूलकर उससे बाहर निकलने की कभी हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस पूरी टर्मोइल में सबसे अहम भूमिका मुंबई पुलिस की रही, जिसने एक्चुअल ग्राउंड्स पे अंडरवर्ल्ड से हेड टू हेड फाइट किया। लेट 1980s और 1990s में दाऊद इब्राहिम गैंग से सामना करते हुए मुंबई पुलिस की डिटेंशन यूनिट चर्चा में आई। दाऊद के अलावा इस यूनिट में अरुण गावली और अमर नाइक गैंग पे भी अपना दबाव बनाया। मुंबई पुलिस की इस यूनिट को एनकाउंटर स्क्वाड भी कहा जाता था। कारण था वास्ट नंबर ऑफ एनकाउंटर्स में इस स्क्वाड का प्रोमिनेंट रोल। जैसे जैसे एनकाउंटर्स बढ़ते गए, इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। इस एनकाउंटर स्क्वाड ने अंडरवर्ल्ड का मोराल डाउन करने में भी अहम भूमिका निभाई। इस स्क्वाड ने उन गैंगस्टर्स के अंदर भी मौत का डर जगाया जो आज तक दूसरों की जिंदगी की अहमियत नहीं समझते थे। दोस्तों,